मक्के के खेत में रखी हुई कुर्सियों के इधर उधर बैठे सारे मर्दों की खामोशी किसी जलते हुए चूल्हे से उठते हुए धुएं की तरह हवा में फैली हुई थी। गर्मी और डर ने हवा को भारी कर रखा था। पेड़ों के साए नीचे झुके हुए थे। बड़े से तख्त पर सरदार राकेश मजबूत आंखों के साथ बैठे थे। उनकी बातों से पहले ही हर इंसान जानता था कि यहाँ कौन फैसला सुनाते हैं। सुधीर कुमार की नजरें जमीन पर नहीं, एक एक कर चेहरे पर घूमती हुई फिर आखिर में सरदार राकेश पर टिक गई थीं। उनके बेटे रोहन कुमार का खून अभी अभी हुआ था। उनका शरीर एक लम्हे के लिए कांपा, फिर आवाज सांस की गूंज तोड़ते हुए निकली। वो बुलंद आवाज में बोले, हम बदला चाहते हैं। सुधीर कुमार की आवाज में बहुत सख्ती थी। या तो खन्ना की बेटी हमारे घर में बदले में दी जाए या फिर बेटे का कातिल सामने लाया जाए। हम उसे अपने हाथों से खत्म करेंगे। यही पंचायत का असूल है। हमारे साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। बीच में बैठे खन्ना साहब का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। उन्होंने सर ऊपर उठाया, आंखों में डर के रंग उतरे हुए थे। सारी पंचायत की नजरें एक ही इंसान पर जम गई थीं। वो धीरे धीरे खड़े हुए और हाथ जोड़े, आवाज कांपी हुई थी। वो बोले, सरदार, मेरा बेटा गांव से भाग गया है। वो मौजूद नहीं है और मेरी बेटी स्नेहा, उसका इस मर्डर से कोई वास्ता नहीं है। मैं उसे कैसे बदले में दे दूं? उसने किसी का खून नहीं किया। वो अभी सिर्फ 19 साल की है, पढ़ रही है। मेरी बेटी मासूम है और वो अपने भाई जैसी बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाले के वास्ते मेरी बेटी को माफ कर दिया जाए। खून बहाने में मैं अपनी दूसरी औलाद नहीं दे सकता। सरदार के पास बैठे कुछ बूढ़े लोगों ने सर उठाकर देखा, मगर कोई नहीं बोला। सुधीर कुमार अपनी जगह से हल्का सा झुके, जैसे शिकार को पास से देख रहे हों। वो जोरदार आवाज में बोले, जिसने मेरा बेटा मारा है वो नहीं मिलता तो फिर बदला होगा। हमारा असूल यही है। उनका लहजा नहीं, फैसला था। वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े जमींदार थे। उन्हें पंचायत में अहमियत दी जाती थी। खन्ना साहब के सीने में सांस अटक गई थी। मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा सरदार। मेरा बेटा जहां भी मिले उसे मार देना। मैं खुद कहता हूँ, लेकिन मेरी बेटी, उसे क्यों सजा मिले? उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हो? मेरी बेटी ने हमेशा ईमानदारी से जिंदगी गुजारी है, बहुत सुकून से गुजारी है। मैं अपनी बेटी को सूली पर नहीं चढ़ाऊंगा। जिसने गलती की है उसे तलाश करके आप लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी दूसरी बेटी को मरने नहीं दूंगा। सरदार ने पहली बार ठहरी हुई खामोशी तोड़ी। उनके शब्द भारी मगर किसी लकीर की तरह सीधे। खन्ना, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन हमारे गांव के कानून पत्थर पर लकीर हैं। कत्ल का बदला इज्जत से दिया जाता है। हमें ये दुश्मनी यहीं पर खत्म करनी होगी। हम दुश्मनी को बढ़ावा देकर दूसरे रहने वाले गांव के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक खानदान का नुकसान हुआ है तो दूसरे खानदान को इस नुकसान की भरपाई अपनी बेटी से ही करनी होगी। खन्ना साहब की आवाज भर आई थी। वो बोले, लेकिन किसके साथ बदला होगा? उनके 3 बेटे हैं। एक शादीशुदा है और बाप भी है, और दूसरा मर चुका है, और तीसरा विदेश में है। मेरी बेटी का नसीब किस खाते में लिखा जाएगा? उनका दिमाग खराब हो रहा था। ये मामला उनके हाथ से फिसलता जा रहा था। सुधीर कुमार ने आंखें मजबूत करते हुए झुककर कहा, जरूरी नहीं कि बदले की लड़की को शादी कर कर ही लेकर जाया जाए। हम उसे नौकर रख लेंगे, सारी उम्र घर के काम करेगी। बस हमें वही चाहिए। खन्ना साहब का आखिरी हौसला भी टूटने लगा था। वो आगे बढ़कर जमीन पर बैठ गए, आंखें भर आईं। मगर एक बाप के पास मिन्नत के सिवा और क्या होता है? सरदार, रहम करिए, मैं भरपाई कर दूंगा, अपनी जमीन बेच दूंगा, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करिए। वो बहुत मासूम है। पंचायत में बैठे लोग सांस रोके देखे जा रहे थे। किसी की आंख में रहम नहीं था, किसी के दिल में हमदर्दी नहीं थी। सिर्फ पंचायत के कानून थे जो पत्थर पर लकीर थे। सरदार राकेश ने जमीन पर पड़ा छोटा सा पत्थर उठाया, उंगलियों में घुमाया, फिर धीरे से रख दिया। ये पत्थर फैसला था। पंचायत का ऑर्डर है। खन्ना की बेटी बदले में जाएगी
उन्होंने एक एक शब्द चबाकर कहा। फैसला तय हो चुका था और उनके ऑर्डर के आगे दोबारा कोई आवाज नहीं उठा सकता था। हवा में एक लहर उठी, जैसे हवा डर गई हो। खन्ना साहब की आंखें भर आईं और उन्हें एक एक लम्हा सालों जैसा महसूस हो रहा था। सिर्फ एक बाप का दिल टूटने की आवाज बाकी रह गई थी। मुझे जबरदस्ती कुमार लोगों की गाड़ी में बैठा दिया गया था। एक छोटा सा सफर तय करके गाड़ी हवेली पर पहुंच गई थी। पोर्च की बत्तियों की रोशनी में शाम का अंधेरा और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हवेली के दरवाजे से जरा पहले वही संगे मरमर के लॉन में बड़े पेड़ और उन पर लटके पीले बल्ब जैसे कोई पुरानी दास्तान सुना रहे हों। गाड़ी एक झटके से रुकी तो इंजन बंद हुआ था और कुछ मिनट तक सिर्फ मेरी सांसों की भारी आवाज बाकी रह गई थी। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला। साहिल कुमार गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर वही सख्ती, वही बदले के एक्सप्रेशन थे। वो पिछली सीट की तरफ बढ़ा। दरवाजा झटके से खुला और मेरा बाजू पकड़कर मुझे बाहर खींचा। मैं लड़खड़ाई। जमीन छोटी पड़ गई। मैं ठोकर खाती हुई संभलने की कोशिश करती रही। 19 साल की डरी हुई लड़की की आंखों में एक लम्हे के लिए उम्मीद चमकी थी कि शायद वो रुक जाएगा, मगर अगले ही पल मेरी उम्मीद पर पानी फिर गया था। साहिल की आवाज में गुस्सा और जलन थी। तुम लोग समझते थे भाई भाग गया तो बात खत्म हो गई। अब देखो बदले में आई हुई लड़की के साथ क्या होता है। वो मुझे तेजी से खींचता हुआ हवेली के लाउंज में ले आया। ऊंची छत वाला हॉल, फर्श पर बिछे महंगे कालीन, दीवारों पर तलवार और खानदान के बूढ़ों लोगों की तस्वीर, बड़े बड़े झूमर की धीमी रोशनी में सब कुछ खौफनाक लग रहा था, जैसे मकान नहीं जेल हो। हवेली के मेंबर एक एक करके बाहर निकलने लगे। नौकरानियों की आवाज, औरतों के दबे कदमों की छाप। मेरी चीखें अब तक दबी हुई थीं, मगर मेरे होठ कांप रहे थे। साहिल भाई, मैंने धीरे से कहा, ऊपर वाले के वास्ते मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत। मैं बात पूरी नहीं कर पाई थी कि साहिल ने जोरदार झटके से मुझे हॉल में लाकर जमीन में गिराया। मैं सख्त फर्श से टकराकर तड़प गई थी। गलती नहीं की। साहिल की आंखों में नफरत उतर आई थी। वो मुझे देखते हुए बोला, रोहन पागल था, मगर मेरा भाई था, खून था मेरा। तुम्हारे घर वालों ने उसे हमसे छीना है। अब सुनो, बदले में आई हो, यहीं रहोगी सारी जिंदगी, हमारी नौकरी करोगी, जितनी तकलीफ तुम्हें पहुंचा सकता हूँ पहुंचाऊंगा, तुम्हें जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही उसने नौकर को आवाज दी, पानी लेकर आओ, आज हम इस औरत को इसकी असली जगह बताएंगे। कुछ ही देर में दो बड़े बड़े चांदी जैसे घड़े उठाए नौकर आए थे। मेरी आंखों में गहरा डर तैर रहा था। मैं खड़ी होने की कोशिश में हाथ जोड़कर बोली, बस करिए प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले के वास्ते। पानी देखते ही मैं मामला समझ गई थी और फौरन अपना दुपट्टा समेटने लगी थी। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं जो हमेशा चार दीवारी में कैद रहती थी, आज अपनी मौत को अपने सामने देखकर मेरे हाथ पैर बुरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। साहिल ने जवाब में कोई नरमी नहीं दिखाई। उसने एक घड़ा उठाया और ठंडा ठंडा पानी मेरे ऊपर डाल दिया। ठंडा पानी मेरे ऊपर उतरा तो मैं चिल्लाई। हॉल में मौजूद सब लोग सुन खड़े रह गए थे। बस करिए प्लीज, मेरी हिचकियों की आवाज कांप रही थी। साहिल ने दूसरे घड़े की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई थी। ये तुम्हारे लिए सिर्फ बेइज्जती है, सिर्फ सजा, समझ आई? यहाँ तुम नौकर हो, नौकर, और हम तुम्हारे मालिक। दूसरा घड़ा भी पानी से खाली हुआ। मैं कांप रही थी। कपड़ों से पानी टपक रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। सांस फंस रही थी। आंखों में डर था। याद रखना, साहिल ने मेरे बाल मजबूती से मुट्ठी में जकड़े हुए कहा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई नरमी नहीं है। तुम्हारे हर दिन में दर्द होगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरा भाई मरा है। जब तक तुम लोगों को अपने कदमों में नहीं झुका लेता, तुम्हारी आखिरी सांस छीन नहीं लेता, तब तक तुम्हें तकलीफ देता रहूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। वो मुझे झटके से छोड़कर एक कदम पीछे हटा। हॉल में कुछ औरतों ने धीरे से मुंह पर हाथ रखा, मगर खामोश रहीं। किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। सिर्फ देखने वाली आंखें थीं। ले जाओ इसे,
अंदर इसे सिखा देना कि यहाँ कैसे रहना है, वरना इसको मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इतनी तकलीफ पहुंचाऊंगा कि दम भी नहीं निकलेगा और ये सांस भी नहीं ले पाएगी। नौकरानी लपकी, मुझे बाजू से थामकर उठाया। मैं आखिरी बार पलटकर देखना चाहती थी कि शायद कोई मुझे रोक ले, कोई कह दे कि बस, मगर वहां सिर्फ खामोशी थी और इस खामोशी में बदले की आग बहुत ज्यादा थी। नौकरानी मुझे अंदर ले गई और बाहर सिर्फ ठंडक और एक कांपती हुई चीख बाकी रह गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरा जा रहा था। 2 दिन बाद दोपहर का सूरज अपने पूरे जोर पर था। हवेली के बड़े दरवाजे के सामने गाड़ी आकर रुकी थी। ऋषभ कुमार गाड़ी से उतरा तो सफर की थकावट उसके चेहरे पर थी, मगर कदमों में तेजी, जैसे वक्त उससे कोई हिसाब मांग रहा हो। 2 साल बाद इस जमीन पर कदम रखना, ये घर, ये दीवारें, सब कुछ अचानक अजनबी लग रहा था। वो सीधा अंदर बढ़ा। हवेली से गुजरते हुए एक तस्वीर आंखों के सामने आई थी। बचपन, भाई, शामें हंसी, मगर अब हर चीज खामोश थी, जैसे दीवारों ने भी खामोशी पहन रखी हो। वो जैसे ही बाप के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर चलती बातों की आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए रुका, फिर दरवाजा खोलकर अंदर आया। कमरे में गहरी खामोशी थी। सुधीर कुमार अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे थे। चेहरे की सख्ती में थकावट मिली हुई थी। साहिल कुमार सामने बैठा था, चेहरे पर गुस्सा और उदासी की लकीरें, जबकि दूसरी तरफ शिवानी आंटी थी, आंखों में सूजन और चेहरे पर वो दर्द जो रो रो कर भी खत्म नहीं हो रहा था। ऋषभ ने तेज आवाज में नमस्ते कहा। सबकी नजरें उसकी तरफ उठी। शिवानी आंटी उसे देखते ही सिसकने लगी थी। वो बेचैन होकर सीधा उनके पास पहुंचा और उनके बराबर में बैठा था। वो लम्हा जैसे उनके कंट्रोल का आखिरी किनारा था। उन्होंने फौरन उसके कंधों को थामकर अपना सर उसके सीने पर रख दिया था। वो उसको देखते ही तड़पकर बोली थी, ऋषभ, सब बर्बाद हो गया। मेरा बच्चा चला गया, तुम्हारा भाई मर गया, मेरी गोद खाली हो गई। बेटा, तुम क्यों नहीं पहुंचे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऋषभ ने तड़पकर उनके हाथ मजबूती से थाम लिए थे। माँ, बस करिए, ऊपर वाले की मर्जी थी। रोहन अब आराम में है, आप टूटिए मत, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए, ऊपर वाला बहुत बड़ा है। वो अभी उन्हें संभाल रहा था कि साहिल की आवाज तलवार की तरह कमरे को चीर गई थी। वो उसको देखते हुए बोला, हाँ, अब तुम आ गए हो तो अब सब ठीक हो जाएगा। ले आओगे ना रोहन को वापस? क्या करने आए हो? 2 साल बाद याद आया है ये घर तुम्हें? कितना रोहन याद करता था। कितनी बार तुमसे माँ ने बोला घर वापस आ जाओ, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं सुनी। अब क्या लेने के नहीं आए हो? रोहन को आखिरी बार देखने भी नहीं आए? ऋषभ ने चौंक कर साहिल को देखा। उसके लहजे में हैरत भी थी और दुख भी। वो बोला, साहिल भाई, क्या हुआ है आपको? इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो अभी आया हूँ, पहले आप मिलकर बात। साहिल ने बात बीच में ही काट दी। मैंने तुम्हें कितनी बार मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था उसकी मौत वाले दिन पहुंच जाओ, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने अकेले सब कुछ संभाला। अब तुम यहाँ आकर तसल्लियाँ दे रहे हो। किस मुंह से आए हो तुम? ऋषभ की आवाज भारी हो गई थी। मैं कैसे आता? लंदन से फौरन निकलना आसान नहीं होता। ये साथ वाला शहर नहीं है जहाँ बस पकड़कर चलते बनो। मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन साहिल की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ चमका था। कोशिश? तुम्हारी कोशिश उसे वापस नहीं ला सकती, इसलिए बेहतर होगा फालतू के बहाने बनाने से बचो। तुम पैसा कमाने की मशीन बन चुके हो। तुम्हारी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रही। कमरे में कुछ देर तक हैरानी छाई रही। शिवानी आंटी दोनों हाथों से आंसू पोंछने लगी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था वो किसकी तरफदारी करें। दोनों उनके बेटे थे। कुछ देर तक वो खामोश रहा और फिर साहिल को देखते हुए सीरियस होकर बोला, भाई, मैं भी रोहन से प्यार करता था। उसका दुख मुझे भी है। मैं सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन उसकी याद के साथ रहा हूँ। लेकिन आप मेरे आने पर भी गुस्सा करेंगे तो मैं क्या कहूँ? कुछ तो ख्याल करिए। मैं कितना लंबा सफर तय करके आया हूँ। इस लम्हे सुधीर कुमार खड़े हो गए। उनके कदम भारी
मगर फैसले वाले थे। वो ऋषभ के पास आए और सीरियस लहजे में बोले, अपनी माँ के पास बैठो, फ्री होकर बैठक में आ जाना, कुछ बात करनी है तुमसे, और लड़ने की तुम दोनों को जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ, कौन क्या करेगा इस बात को तय करने के लिए मैं मौजूद हूँ, इसलिए दोनों अपनी जबान को संभाल कर इस्तेमाल करो। ये कहकर साहिल का बाजू पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गए थे। साहिल पीछे मुड़कर देखे बिना निकल गया था। उसकी आंखों में अभी तक आग जल रही थी। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ रोने की आवाज बाकी रह गई थी। रेशम ने धीरे से अपनी माँ का हाथ थाम लिया। मैं हूँ यहाँ, मैं नहीं जाने वाला अब। रोहन की कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आपके पास मैं हूँ। आप प्लीज इस तरह आंसू मत बहाएं, मुझे तकलीफ हो रही है। शिवानी आंटी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल भी था और टूटा हुआ सा सहारा भी। कुछ ठीक नहीं होने वाला बेटा, बहुत बदल गया है ये घर। रेशम ने बारी बारी उनके दोनों हाथों को थामा और प्यार भरे लहजे में बोला, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, बस आप हौसला रखिए। आपका रोहन नहीं लौट सकता, लेकिन कुछ बुरा भी इस घर में नहीं होने दूंगा। मगर इस लम्हे उसके अपने दिल के अंदर भी एक धड़कन हिल गई थी, जैसे वो महसूस कर रहा हो कि ये हवेली, ये खानदान, ये सवाल सब उसकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। काफी देर तक वो अपनी माँ के पास बैठा, उनको दिलासा देता रहा, उनको हिम्मत देता रहा, और फिर अपने बाप के ऑर्डर पर बैठक की तरफ चल पड़ा था। बैठक के दरवाजे का पर्दा हल्का सा सरका और ऋषभ अंदर आया। बाहर दोपहर का सूरज दीवारों से टकराकर अंदर तक रोशनी दौड़ा रहा था। कमरे में भारी सन्नाटा था। लकड़ी की टेबल के पीछे सुधीर कुमार बैठे थे। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। उनकी राइट साइड पर साहिल बैठा था, चेहरे पर वही गुस्सा। दीवार पर लटकी तलवारें और शिकारी जानवरों के सींग इस कमरे को और डरावना बना रहे थे। ऋषभ धीरे से चलता हुआ उन दोनों के सामने बैठ गया। कुछ देर खामोशी रहने के बाद उसने सुधीर कुमार की तरफ देखा और गहरी सांस ली। पिताजी, पंचायत में क्या फैसला हुआ? रोहन के कत्ल की माफी मिली या कत्ल के बदले कत्ल हुआ? सुधीर कुमार ने जरा रुककर उसके चेहरे को देखा। आवाज में ठहर और थकावट दोनों थे। हमने खून के बदले समझौता कर लिया है, ऋषभ फौरन बोला था। कितनी रकम मिली है, या फिर कातिल को पकड़कर सजा दी गई है? साहिल तेजी से बोला, जैसे उसे इस सवाल का पहले ही अंदाजा हो। वो मुजरिम भाग गया है। रोहन के मरने के बाद वो इस गांव में रुका ही नहीं। उसे पता था यहाँ रहता तो जिंदा नहीं बचता, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन मेरे हाथ लग गया उसी जमीन में ही गाड़ दूंगा। ऋषभ के चेहरे पर हैरानी उभर आई। वो आगे झुका, फिर रकम ली होगी, जिसको बदला कहते हैं। सुधीर कुमार ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे बेटे का खून इतना सस्ता नहीं था जो कुछ नोटों पर टाल दिया जाता। हमने औरत ली है, उसके खानदान की। वो सारी जिंदगी हमारे घर की नौकर बनकर रहेगी। इतनी तकलीफ पहुंचाऊंगा उसको, उसके घर का एक एक मेंबर कांप उठेगा। ऋषभ एक लम्हे के लिए हैरान रह गया था, फिर बिना हिचकिचाए बोला, औरत? आपने औरत ली? सुधीर कुमार ने उसकी आंख में आंख डालकर कहा, अगर पंचायत के फैसले के वक्त तुम मौजूद होते तो तुम्हारी शादी हम उससे कर देते, लेकिन नौकरानी के तौर पर भी फैसला हमारे हक में ही हुआ है। ऋषभ का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया हो। उसने धीरे मगर मजबूत लहजे में कहा, मगर पिताजी, ये रिवाज खत्म हो चुका था, आपने उसे दोबारा क्यों बढ़ाया? एक इंसान की गलती का बदला दूसरी औरत से क्यों लिया जा रहा है? और ये फैसला बहुत गलत है। जंग में भी औरत पर हाथ उठाने की परमिशन नहीं होती, फिर ये सजा क्यों? साहिल ने गुस्से से हाथ टेबल पर मारा। खामोश रहो ऋषभ, तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि उसकी मौत के दिन पहुंच जाते? अब यहाँ आकर फैसले पर सवाल उठा रहे हो। तुम्हें हमारी तकलीफ समझ भी नहीं आई और ना कभी समझ आएगी। तुम यहाँ सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हो। रेशम ने नजरें झुकाकर नहीं, सीधा साहिल की तरफ देखते हुए कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये फैसला गलत है। ऐसे रिवाज खत्म हो चुके हैं, दोबारा जिंदा क्यों किए जा रहे हैं? सुधीर कुमार सख्त आवाज में बोले,
यही ठीक फैसला है। औरत हमारे घर में रहेगी। और दूसरी बात, तुम अब लंदन नहीं जाओगे। हम एक बेटा खो चुके हैं। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है। ऋषभ के चेहरे का सुकून अब फैसले में बदल गया था। माफ़ करना पिताजी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ, वहाँ मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं यहाँ बैठकर तमाशा नहीं बन सकता, खास तौर पर ऐसे घर में जहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। साहिल गुस्से से खड़ा हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आती? पिताजी को इनकार करोगे? हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम कदम पीछे ले रहे हो। ऋषभ भी खड़ा हो गया। आवाज में कोई कपकपाहट नहीं थी, मजबूती थी। शर्म वो मुझे तब आई थी जब मैंने सुना कि एक लड़की को सिर्फ इसलिए घर में कैद कर लिया गया है क्योंकि उसका भाई मुजरिम था। अगर रोहन के कातिल को सजा नहीं मिली तो एक मासूम को क्यों मिल रही है? ये गलत है और मैं इसमें आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। आप लोगों का साथ देकर मुझे गलत नहीं बनना है। सुधीर कुमार ने सख्त लहजे में आखिरी बात कही। ऋषभ, ये हवेली हमारे खून से चलती है। यहाँ हम फैसला करते हैं, कोई और नहीं। ऋषभ सर झुकाकर नहीं, उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, यही वजह है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपनी माँ से मिलने आया था, वो देख लिया। अब यहाँ रहने की कोई उम्मीद नहीं बचती। ये कहकर वो बाहर गया था। कदम मजबूत थे, आवाज साफ थी। कमरे में सुधीर कुमार और साहिल दोनों खामोश बैठे रह गए। दरवाजा बंद हुआ तो हवा में सिर्फ एक सवाल रह गया, क्या जाने वाला ठीक था या रुक जाने वाला गलत? वक्त धीरे धीरे गुजरा जा रहा था। 2 दिन खामोशी से बीत गए थे। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। ऋषभ के कमरे की लाइट धीमी थी। वो अंदर आया तो दरवाजे के बंद होते ही जैसे एक खामोश सा धक्का लगा था। आज सारा दिन हर किसी के चेहरे पर वही रंग था, गम, थकान और रोहन के जाने का बोझ। एक एक कदम अपने ही कमरे में मुश्किल महसूस हो रहे थे। उसे खुद पर हैरत थी कि एक ऐसा भाई जो सालों से मेंटली पेशेंट था, उसकी मौत क्यों दिल के बीचों बीच तीर बनकर लग रही है। शायद इसलिए कि कुछ रिश्ते कितने ही टूटे फूटे हों, इंसान उनसे आज़ाद कभी नहीं हो पाता। उसने जूते उतारे और सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ा। हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला तो दुनिया एकदम रुक गई थी। सामने बाथरूम के ठंडे फर्श पर मैं बैठी फर्श को अपनी उंगलियों से रगड़ रही थी। हवा में नमी की तेजी खुशबू फैली हुई थी। रात के इस वक्त किसी बेघर इंसान की तरह मैं यहाँ बैठी काम कर रही थी। बाल भीगे हुए थे, जैसे अभी किसी ने मेरे ऊपर पानी फेंका हो। कपड़ों पर गंदगी और धब्बे साफ नजर आ रहे थे। ऋषभ घबराकर बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम इस वक्त? और कौन हो तुम? मैं चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल और होठों की कपकपाहट देखकर लगता था जैसे मैं कुछ ज्यादा ही डरी हुई हूँ। मैंने कांपती आवाज में कहा, प्लीज मुझे मत मारना। प्लीज, कल की चोट अभी ठीक नहीं हुई है। प्लीज मुझे मत मारिए। मैं जल्दी से साफ कर दूंगी। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझसे बाथरूम साफ करते हुए शैम्पू की बोतल गिर गई थी। ऋषभ के कदम अचानक मेरे पास रुके। वो घुटनों के बल बैठा और खामोशी से अपने अंगूठे से मेरे गाल पर बहते आंसू साफ करने लगा। उसके छूने से शायद बरसों बाद मेरे अंदर कोई उम्मीद गई थी, क्योंकि मैं अचानक टूट कर रोने लगी थी। दीवारों में जैसे मेरी सिसकियां बोलने लगी थी। कौन हो तुम? इस तरह डर क्यों रही हो? रेशम ने धीरे से पूछा। मैं हिचकियों में डूबी हुई बोली, मुझे बदले में लाया गया है। मैं स्नेहा हूँ। उसने धीमी हैरत भरी आवाज में कहा। बदले में? मैं गर्दन झुकाकर बोली, आप ऋषभ साहब है ना? मैंने एक नौकर के मुंह से उसके बारे में सुना था। ऋषभ ने सर हिला दिया। आप डॉक्टर हो ना? मैं एक पल के लिए टूटकर बोली, मुझे जहर दे दीजिए प्लीज। मुझे मरने दीजिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कुछ नहीं किया, फिर क्यों इतनी सी उम्र में मुझे इतनी सजा मिल रही है? मैं सोना मोती जमीन नहीं हूँ कि बदले में दी गई हूँ। मैं इंसान हूँ। लेकिन कोई क्यों मेरी बात नहीं समझ रहा? मैं बेकसूर हूँ। साहब, मुझे क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है? मैं सर पकड़कर रोने लगी थी। ऋषभ कुछ देर के लिए खामोशी से मुझे देखता रहा। पहली बार लगा उसे कि इस दुनिया में उससे भी ज्यादा जख्मी इंसान कोई है। धीरे से बोला, मरकर खत्म होना चाहती हो? हाँ, मैं बेबसी से चीखी,
क्योंकि मैं जिंदा रही तो भी मर रही हूँ। ऋषभ ने एक गहरा सांस लिया। तो फिर मेरे साथ चलो। मैं चौंकने लगी। कहाँ? लंदन, जहाँ कोई नहीं मारेगा, जहाँ ये जुल्म नहीं पहुंचेगा, जहाँ तुम फिर से जीना सीख लोगी। बताओ, चलोगी मेरे साथ? मैं कुछ सेकंड के लिए उसका चेहरा देखती रही, जैसे पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा हो। फिर धीरे से बोली, मुझे मारेंगे तो नहीं ना आप? ऋषभ की आवाज में एक फैसला था। मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, कभी नहीं। उसकी आवाज से पहली बार उम्मीद का रंग आया। मैंने अपने आंसू साफ किए। मैं चलूंगी, जहां भी ले जाइए, बस यहाँ नहीं। यहाँ की तकलीफें मैं अब और नहीं सह सकती। मुझ में इतनी जान नहीं है। मैं और तकलीफों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेशम ने हाथ बढ़ाया। तो फिर अभी चलते हैं। रात है, लोग सो रहे हैं। अगर उन्हें खबर हो गई तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। मैं धीरे से खड़ी हुई। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर आवाज में एक नई उम्मीद थी। रेशम ने दरवाजा धीरे से खोला। बाहर रात फैल रही थी, अंधेरी मगर आजाद, जैसे दोनों उसके साए में छुपकर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने वाले थे। चलो, रेशम ने कहा, और हम दोनों बिना कोई आवाज किए इस अंधेरे में खो गए, जैसे शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए एक नया रास्ता लिख दिया हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी हवेली की दीवारों को छू रहा था। इस पुरानी खानदानी हवेली में खामोशी छाई हुई थी, मगर सुधीर कुमार के हाथों में थमाया हुआ एक खत इस खामोशी को तोड़ रहा था। उनके चेहरे पर गुस्सा एक तूफान की तरह भड़क रहा था। उन्होंने खत को दोबारा खोला और आखिरी लाइन तक पढ़ा। फिर अचानक दहाड़ते हुए बोले, शिवानी, बाहर आओ। देखो, तुम्हारा लाडला क्या कुल खिलाकर गया है। देखो, जिस पर तुम्हें इतना फक्र था, उसने हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दुश्मन की बेटी को अपना रहा है तुम्हारा बेटा, उसका साथ दे रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, मुझे पहले ही शक था वो मेरा बेटा नहीं है। उनकी आवाज हवेली के कोने कोने में गूंजी। अगले ही लम्हे लकड़ी की सीढ़ियों पर कदमों की धमक सुनाई दी। साहिल तेजी से नीचे उतरा। वह अभी सोकर उठा था, मगर बाप के चेहरे की तपिश को देखकर वो पूरी तरह जाग गया। पिताजी, क्या हुआ? सब ठीक है? सुधीर कुमार ने खत उसके मुंह के सामने उछाल दिया। पढ़ो इसे। देखो, तुम्हारे भाई ने क्या हरकत की है। मुझे यकीन नहीं आ रहा ऋषभ इस हद तक जा सकता है। साहिल ने जल्दी से खत खोला। कुछ शब्द पढ़ने के बाद ही उसके तेवर बदल गए थे। गुस्सा उसके चेहरे को लाल कर रहा था। उसने खत मरोड़ कर जमीन पर फेंक दिया। मैं ऋषभ को छोड़ूंगा नहीं। उसकी इतनी हिम्मत, उस बदले में आई हुई लड़की को साथ ले गया लंदन। आखिर गया किस पर है? सुधीर कुमार गुस्से से बोले, किस पर जा सकता है? तुम्हारी माँ पर गया है। यही परवरिश दी है तुमने अपने बेटे को। देख लिया नतीजा। उनकी बातें शिवानी आंटी के कमरे तक पहुंच चुकी थी। वो जल्दी से दुपट्टा संभालते बाहर आईं, आंखों में हैरत, आवाज में घबराहट थी। मुझे यकीन नहीं, मेरा ऋषभ ऐसा नहीं कर सकता। आपने गलत समझा है। सुधीर, जरूर कोई गलतफहमी है। उसे फोन करिए। सुधीर कुमार ने सख्ती से कहा। मैं जानता था तुम यही कहोगी। वो फोन उठाते ही ऋषभ का नंबर मिलाने लगे। पहली बेल पर कॉल उठा ली गई, जैसे ऋषभ इंतजार में बैठा हो। फोन के पार ऋषभ की गहरी मगर सुकून भरी आवाज आई। मैं लंदन पहुंच गया हूँ। कल रात ही फ्लाइट थी पिताजी। मैं आपको इस लड़की के साथ कुछ बुरा करने नहीं दे सकता। वो मेरे साथ रहेगी। अभी आप गुस्से में हैं। ये गुस्सा कुछ वक्त बाद ठंडा हो जाएगा, और मैं इस गुस्से के बीच आपके हाथों कोई गलती नहीं करवाना चाहता। इसलिए बेहतर है ये लड़की मेरे पास रहे। सुधीर कुमार का हाथ कांप गया। ऋषभ, पहली फ्लाइट से वापस आओ और वो लड़की हमारे हवाले करो। ये खानदान का मामला है, कोई मजाक नहीं है। ऋषभ कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं इंसान हूँ और इंसानियत को खत्म होते नहीं देख सकता। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए और ना ही आपका ऑर्डर। हम दोनों जानते हैं, आप और मैं कभी एक जैसे नहीं थे। साहिल आगे बढ़कर चिल्लाया था, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमेशा तुमने गलत किया है। खानदानी फैसलों के खिलाफ जाना बहुत बड़ी गलती है। ऋषभ जैसे मुस्कुराकर बोला, तो फिर गलती ही समझ लो। वो लड़की मेरी प्रोडक्शन में है। तुम लोग अब उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझे?
सुधीर कुमार दहाड़कर बोले, मैं ऑर्डर देता हूँ। फौरन रेशम ने बात काट दी, पिताजी आप ऑर्डर दे सकते हैं, मेरा फैसला नहीं बदल सकते। अब दोबारा फोन मत करना, मैं आपकी दुनिया से बहुत दूर आ चुका हूँ। साहिल चीखते हुए बोला, वापस आ जाओ ऋषभ, वरना 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 क्या? तुम जानते हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुमने लड़की को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं खून रोक दूंगा तुम सबको। याद रखना, मैं अब तुम में से नहीं हूँ जिसमें इंसानियत नहीं है। मैं तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। कॉल कट गई थी। हॉल में मौत जैसी खामोशी छा गई थी। सुधीर कुमार और साहिल एक दूसरे की तरफ देखते रह गए थे। शिवानी आंटी का दिल जैसे सीने में डूब रहा था। खत जमीन पर पड़ा हुआ था। बातें जैसे अभी भी चुभ रही थी। वो घर अब ऋषभ का नहीं रहा, क्योंकि उसने अपनों में और इंसानियत में से इंसानियत को चुन लिया था। क्योंकि उसके अपने घर वाले इंसानियत का कत्ल अपने हाथों से कर रहे थे। वो एक डॉक्टर था, लोगों की जान बचाता था। भला कैसे वो अपनी आंखों के सामने किसी की जान जाते हुए देख सकता था? वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छाया नहीं था। ऋषभ का फ्लैट इंडिया के शहर में था, एक सुकून भरी और खामोश जगह पर। खिड़कियों से सड़क की खाली रोशनी अंदर उतर रही थी। बाहर के मौसम में ठंडक थी और अंदर फ्लैट में हल्की सी हीटर की गर्मी। दीवारों पर रोशनी धीमी थी, जैसे दो इंसानों की परेशानी, दिल की परछाई। ऋषभ जैसे ही कमरे में आया, मैं फौरन खड़ी हो गई। मैं सोफे पर बैठी थी, मगर मेरी हालत देखकर लगता था जैसे मैं हर लम्हा डरकर जी रही हूँ। वो कुछ कहता, इससे पहले मैं गड़बड़ाते हुए बोली, साहब बस कमर में दर्द था, इसलिए थोड़ी देर को बैठ गई थी। दोबारा ऐसा नहीं होगा, आगे से मैं जमीन पर बैठूंगी। मेरी आवाज कपकपा रही थी। मेरा डर साफ था, जैसे अभी भी मेरे दिमाग में वही बातें, वही चीखें, वही धमकियां गूंज रही हों। रेशम ने उलझी हुई नजर से मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, अरे घबराओ मत, बैठो आराम से, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम बैठ सकती हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सच है कि मेरे भाई का कत्ल हुआ है और उसका कत्ल तुम्हारे भाई ने किया है, लेकिन तुम कातिल नहीं हो, इस बात का मुझे अंदाजा है। वो एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान था और बात को अच्छे तरीके से समझ रहा था। वो हालात के हिसाब से फैसला करने वाला इंसान था, हालात से समझौता करने वाला नहीं। मैं धीरे से बैठी, जैसे बैठना भी गलती हो। मेरी नजर बार बार नीचे झुक रही थी। ऋषभ ने दिल में कुछ महसूस किया। मैं सिर्फ एक डरी हुई लड़की नहीं थी, मैं एक पूरी जिंदगी थी जो डर में कैद हो गई थी, और ये डर वो खत्म कर देना चाहता था। वो एक डॉक्टर था, लोगों की जिंदगी बचाता था। ऐसे कैसे वो किसी की जिंदगी को उजड़ता हुआ देख सकता था? कुछ देर खामोशी रही, फिर ऋषभ धीमी मगर आम लहजे में बोला, अभी थोड़ी देर पहले मेरी पिताजी से बात हुई है, वो बहुत गुस्से में हैं। उसने कुछ भी छुपाए बिना मुझे सारी सच्चाई बताना जरूरी समझा था। मैंने चौंक कर सर उठाया, जैसे एक शब्द भी मेरी सांस रोक सकता हो। वो तुम्हें वापस ले जाने की बात कर रहे थे। उस लम्हे जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई थी। मेरी आंखों में वही डर वापस आ गया था जो एक दिन पहले हवेली में था। गलती, सजा, बेइज्जती और दर्द का डर। मैं लगभग रो पड़ी थी। नहीं, प्लीज मुझे वहां मत छोड़िए, मैं मर जाऊंगी। वो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, मैं नहीं जा सकती। आप मुझे सड़क पर निकाल दीजिए, मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं मार नहीं खा सकती। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने बहुत थप्पड़ बर्दाश्त कर लिए। ऋषभ फौरन नरम लहजे में बोला, नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं भेज रहा, किसी भी हालत में नहीं। मैं वादा करता हूँ, इसलिए तुम परेशान नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर हाल में। कुछ कदम आगे बढ़ा, मेरे सामने बैठ गया। उसने खुद को मजबूत रखा था, दोनों हाथ घुटनों पर रखे, नजरें सीधी मेरे ऊपर। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा हौसला करना होगा। अगर बाई चांस वो लोग यहाँ पहुँच गए तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, मगर तुम्हें खुद भी अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। डर कर नहीं जीना है, जिंदगी को खुश होकर जीना है। जो होना था वो हो चुका है। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। हाँ, तुम कातिल की बहन हो, लेकिन एक इंसान हो, और एक इंसान होने की हैसियत से मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। मैं रोनी सी आवाज में बोली, वो मुझे मार देंगे। आप नहीं जानते, साहिल भाई बहुत खतरनाक हैं। पूरा गांव उनके नाम से डरता है।
उन्होंने मुझे कहा है वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप नहीं जानते साहब, वो बहुत जालिम हैं। और कुछ कहती इससे पहले ही ऋषभ बोला, नहीं मार सकेंगे, तुम मेरे साथ हो और मैंने लंदन की एमबीसी से बात कर ली है। वो मेरा केस हैंडल कर रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते में तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा बन जाएगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे रिलेशन से हर काम चल रहा है। बस वीज़ा पासपोर्ट तैयार हो जाए, हम यहाँ से निकल जाएंगे। हवेली वालों को लगता है मैं तुम्हें यहाँ से ले जा चुका हूँ, इसलिए तुम बेफिक्र रहो, कोई तुम तक पहुँच नहीं सकता। और अगर कोई पहुँच गया तो उसे मेरे सामने से गुजरकर तुम्हारे पास आना होगा और मैं ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए मैं एक दीवार की तरह खड़ा हूँ, तुम परेशान मत हो। मैं बेयकीनी भरे लहजे में बोली, सच? क्या सच में आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे? क्या सच में मुझे आप अपने घर वालों से बचाएंगे? बिल्कुल, सब कुछ। और प्रार्थना करो जल्दी हो जाए, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता। और परेशान तुम इसी कीमत पर नहीं होगी जब यहाँ से चले जाएंगे। मैंने धीरे से सर हिलाया, जैसे यकीन और डर के बीच डगमगा रही हूँ। ऋषभ प्यार से बोला, और एक बात, अपना ख्याल रखो, तुम बहुत कमज़ोर हो, खाना सही से खाओ, आराम करो, जब तक यहाँ हूँ, टेंशन मत लेना, मैं हूँ न तुम्हारे साथ। मैं धीरे से मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, आपने मेरा साथ दिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरे लिए खड़ा होगा। ऋषभ बोला, ये साथ देने का मसला नहीं है, ये इंसान होने का मसला है। तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होने दूंगा और इसलिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। उसने फैसला किया था, मगर जानता ही नहीं था कि ऊपर वाला किस तरफ हम दोनों को मोड़ने वाला है। कमरे की खामोशी अब डर नहीं, एक अजीब सी प्रोटेक्शन बन चुकी थी। बाहर रात अपनी जगह पर थी, मगर हम दो लोगों के बीच थोड़ी सी रोशनी पैदा हो चुकी थी। और अगला हफ्ता शायद हम दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक दिन और बीत गया था। फ्लैट की खिड़कियों के बाहर रात पूरी तरह छा चुकी थी। लाइट धीमी थी, हीटर की हल्की सी गर्मी कमरे में फैली हुई थी। ऋषभ जैसे ही अंदर आया तो एक प्यारी सी गाने की आवाज उसके कानों से टकराई। आवाज धीमी थी, मगर ऐसी कि दिल पर सीधी असर करे। उसने दरवाजा बंद करते हुए अचानक नजरें घुमाई। आवाज किचन से आ रही थी। उसके कदम खुद ब खुद किचन की तरफ बढ़ गए, जैसे जादू खींच रहा हो। किचन की रोशनी में मैं उसे दिखाई दी, सादा से दुपट्टे में लिपटी हुई, चूल्हे के सामने खड़ी, हाथ में लकड़ी का चम्मच और जबान पर गाने की गुनगुनाहट। मेरे चेहरे पर कमाल की खूबसूरती थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं खाना पका रही हूँ। उस समय ऋषभ खामोशी से खड़ा ये देख रहा था। उसे लगा जैसे इस शोर भरी दुनिया में पहली बार सुकून दिखा हो। कुछ देर बाद मेरी आवाज जरा हल्की हुई और फिर मैं अचानक पलटी। शायद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मुझे देख रहा होगा। मैं हैरान हो गई। मेरे हाथ से अचानक चम्मच गिरा। रेशम ने धीमे लहजे में कहा, बहुत खूबसूरत आवाज है तुम्हारी, सच में बहुत सुकून है इसमें। मैंने नजर उठाई। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई थी। पिताजी की भाई से तो कभी बनी नहीं, उनका रवैया अजीब था। लेकिन पिताजी, वो हमेशा कहते थे कि मैं जिस घर में जाऊंगी उसे खुश कर दूंगी, रोशन कर दूंगी। मैं एक लम्हे के लिए रुक गई। मेरी आवाज में कहीं दबे दर्द दिख रहे थे, लेकिन मुझे वो मौका मिला ही नहीं। ऋषभ ने हल्की सांस भरी, ऐसी बातें मत करो, ऊपर वाला बहुत बड़ा है। देखो, आज तुम उस नर्क से निकल आई हो, शायद ये भी तुम्हारी अपनी भलाई की वजह से हुआ है। और तुम सच में अच्छी लड़की हो। मैं फौरन बोली, जैसे अपनी तारीफ सुनकर घबरा गई हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए खाना लगा दूं, तैयार है सब। रेशम ने नाक के इशारे में सर हिलाया। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा घर पर, मुझे बाहर जाना है, एक मीटिंग में। मैं थोड़ा सा चौंकी, जैसे मुझे डर लगने लगा हो। आप कहीं जा रहे हैं? अगर कोई आ गया? ऋषभ कुर्सी पर हाथ रखते प्यार से बोला, हाँ, लेकिन तुम परेशान मत होना, खाना खाओ, आराम करो, अपना ख्याल रखो। मैं जाते हुए दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दूंगा, किसी को खबर नहीं होगी कि तुम यहाँ हो। और वो कुछ कदम आगे बढ़ा। अगर किसी भी लम्हे डर लगे, अकेलापन लगे, कोई परेशानी हो, तो मुझे फ़ोन करना,
मैंने तुम्हारे कमरे में टेबल पर एक फ़ोन रख दिया है, उसमें सिर्फ मेरा नंबर है, चलाना आता है ना? मैंने धीरे से सर हिलाया। जी, मैं कोशिश करूँगी। रेशम ने मेरे चेहरे पर नज़र डाली, बहुत कमज़ोरी थी। वो बोला, खाना ज़रूर खाना, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। और हाँ, ये घर अब सेफ है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे से बोली, आपने मेरा इतना ख्याल रखा है, थैंक यू सो मच। रेशम ने हल्का सा सर हिलाया। ये इंसान होने का सबूत है। 2 लम्हे के लिए हम दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रेशम ने कोट उठाया, दरवाजे तक पहुंचा। जाते जाते एक बार पलटकर देखा, मैं अभी भी खड़ी थी, नजरें झुकी हुई, दोनों हाथ जुड़े हुए। मेरे अंदर एक अनजानी सी प्रोटेक्शन का एहसास पैदा हो रहा था। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम बेफिक्र होकर सो जाना, मैंने धीरे से जवाब दिया। जी, बाय। ऋषभ बाहर निकल गया। दरवाज़ा लॉक हुआ और फ्लैट में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ और अभी तक हवा में मौजूद मेरे गाने की लहरें बाकी रह गई थीं। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। फ्लैट की दीवारों पर अंधेरा छाने लगा था। घड़ी की सुई 3 पर आकर थम गई थी। दरवाज़ा खुला तो ठंडी रात की हवा के साथ ऋषभ भी अंदर आया। कदम डगमगा रहे थे, सांस उलझ रही थी और आंखें भारी। शराब की हल्की सी बदबू उसके पास तैर रही थी। आम रात होती तो वो किसी कीमत पर भी ड्रिंक नहीं करता, मगर आज दोस्तों ने फोर्स करके उसे मजबूर कर दिया था। वो खुद भी नाराज था और थका हुआ भी। कुछ देर तक वो दरवाजे के पास खड़ा रहा, जैसे उसके और कमरे के बीच फासले में कोई फैसला छुपा हो। उसने धीरे से सर उठाया तो नजर सीधा मेरे कमरे की तरफ जाकर ठहर गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, बस इतना कि अंदर का मंजर साफ दिखाई दे जाए। दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। वो जानता था कि ये लड़की प्रोटेक्शन की हालत में मेरे घर में मौजूद है। मेरा भरोसा, मेरी प्रोटेक्शन उसकी जिम्मेदारी है। वो कदम कदम आगे बढ़ा। हर कदम के साथ अंदर से कोई आवाज उसे रोक रही थी, मगर नशा उसके दिमाग को हिला रहा था। कमरे में आया तो पहली नजर ही उसे पूरी तरह झंझोड़ गई। मैं बेखबर नींद में डूबी हुई थी, सांसें हल्की, चेहरे पर सुकून और बाल तकिए पर फैले हुए थे, जैसे किसी खूबसूरत परी जैसे। उसने सर को थामा और जमीन पर बैठ गया। कुछ देर तक बस खामोशी उसे घेरे रही। वो अपने अंदर लड़ी जाने वाली जंग से हार भी रहा था और लड़ भी रहा था। उसका हाथ अचानक आगे बढ़ा, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को रोक लिया, जैसे किसी ने उसकी बाजू पकड़कर खींच दिया हो। वो कुछ कदम पीछे हुआ। अपने इस हालत से शर्मिंदा भी था और डर भी रहा था। वो मेरे बारे में गलत सोच भी नहीं रखना चाहता था। मैं नींद में करवट बदलते हुए जाग गई थी। आंखें खुली तो ऋषभ को पास बैठा देखकर घबराकर उठ बैठी। क्या हुआ? आप यहाँ क्यों हैं? आवाज में डर और हैरानी मिली हुई थी। फिर सामने सर झुकाकर सांस संभाली, फिर धीरे से बोला, मैं बस ये देखने आया था कि तुम ठीक हो, मगर एक बात समझ ली है अभी इसी वक्त? मैंने उलझन से देखते हुए पूछा, कैसी बात? वो एक लम्हे के लिए रुका, नजर सीधी मेरी आंखों पर टिकी रही। इनमें कोई ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ एक फैसला, एक जिम्मेदारी। तैयार हो जाओ, हम शादी कर रहे हैं अभी। मैं डरकर रह गई थी। इस वक्त? और ये अचानक फैसला क्यों? मैं बोलते हुए लगातार खुद से लड़ती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं खुद को तुम्हारे लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कोई गलत ख्याल भी मेरे दिमाग में आए। मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर में अनसेफ रहो, इसलिए शादी होगी। मेरे हाथ कांप उठे थे, मगर इतनी रात को? हाँ, अभी मैं सारी अरेंजमेंट कर कर आता हूँ। मैं तुम्हें बिना नाम के, बिना रिश्ते के साथ नहीं रख सकता। ये ठीक नहीं है। इस एक लम्हे ने मुझे बुरी तरह घबरा कर रख दिया था। वो मुझे सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साथ नहीं लाया था। मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। वो ये कहकर खड़ा हुआ। अब उसके कदम पहले की तरह मजबूत थे। उसकी आवाज़ में फैसला था, गुस्सा नहीं। उसने आखिरी बार पीछे देखा और बोला, ये रिश्ता गलती या कमजोरी से नहीं जुड़ना चाहिए। मैं अभी आता हूँ। मुझसे कुछ कहना चाहा, मगर वो चला गया। बाहर जाते हुए उसके कदमों की आवाज़ थोड़ी अलग थी, जैसे एक जिम्मेदारी ने उसे दोबारा होश दे दिया हो। कुछ देर बाद फिर वो वापस आया। शादी की सारे अरेंजमेंट हो चुके थे। कुछ देर बाद ही हमारी शादी हो गई थी। कमरे की हवा बदल चुकी थी, जैसे कि इस रिश्ते ने
ना सिर्फ हम दोनों के बीच प्रोटेक्शन की दीवार खड़ी की हो, बल्कि एक तकदीर का दरवाज़ा भी खोल दिया हो। शादी होने के बाद उसने बहुत ही इज़्ज़त से बाकी लोगों को घर से भेज दिया था और अब कमरे की तरफ बढ़ा था। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। बाहर रात अभी भी गहरी और खामोश थी। खिड़की के उस पार शहर के बिखरे-बिखरे तारे टिमटिमा रहे थे। वो अंदर आया तो कमरे की हल्की रोशनी में उसके चेहरे पर सीरियस, थका हुआ और अजीब सा सुकून दिखाई दे रहा था। मैं बेड के किनारे बैठी हुई थी। मेरी उंगली आपस में उलझी हुई थी, जैसे दिल में कुछ उलझन सी हो। उसे देखते ही मैं फौरन खड़ी हो गई थी। डर नहीं था, बस ऐसी घबराहट थी जो एक बड़े फैसले के फौरन बाद दिल में जगह बनती है। वो दरवाज़ा बंद करके धीरे से मेरी तरफ बढ़ा। कुछ लम्हे तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे मेरा हक चाहिए। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ, जैसे करनी चाहिए, बिना गलती के, बिना डर के। मेरी पलकें कँप-कँपाई थीं। मैं अचानक पीछे हुई, जैसे एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई क्या जवाब दूँ। मैंने हल्के से, धीमे हुए लहज़े में कहा, लेकिन अचानक ये सब, आपने मुझसे शादी क्यों कर ली? आप तो एक डॉक्टर हैं, पढ़े-लिखे, समझदार, और मैं एक आम सी लड़की हूँ, इंटर पास। हमारा तो कोई जोड़ ही नहीं बनता था। वो मेरी तरफ कुछ और कदम बढ़कर रुका। नज़रें पूरी मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। जोड़ नहीं बनता तो शादी क्यों होती? मैंने गलती नहीं की, मैंने फैसला किया है। और मैं वो आदमी नहीं जो बहक कर किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। मुझे तुम्हारी इज़्ज़त प्यारी है, इसलिए शादी कर ली, रिश्ता बना लिया। तुम मेरी पत्नी हो। मैं कुछ लम्हे के लिए हैरान खड़ी रही, फिर धीरे से बोली। आवाज़ में उलझन और डर दोनों थे। लेकिन आपके घरवाले, वो तो कभी नहीं मानेंगे। और मेरे माँ-बाप, उन्होंने भी तो नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला ऐसे होगा। वो थोड़ी सख्ती से मुस्कुरा दिया। उसके लहज़े में एक वर्षों का बोझ था। मेरे घरवाले मुझे ही नहीं अपनाते। मैं वहाँ एक बेटा नहीं, एक बोझ हूँ। तुम वहाँ रहोगी भी नहीं। अब तुम्हारा घर वो नहीं है। तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा के लिए। जहाँ भी रहेंगे, लेकिन एक साथ रहेंगे। मेरे होंठ काँपने लगे थे। मैं धीरे से बोली, और मेरे माँ-बाप, वो नाराज़ हो जाएँगे, उन्हें बुरा लगेगा। इस बार वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया, जैसे मुझे हर गलतफ़हमी से निकाल देना चाहता हो। क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के बारे में सोचने का? वो तुम्हारे लिए लड़े तक नहीं, उन्होंने समझौता किया। उन्होंने तुम्हें बचाया नहीं, छोड़ दिया। तुम्हारा सौदा हुआ, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी गई। ऐसे रिश्तों की फ़िक्र कब तक करोगी, जिन्होंने तुम्हारा साथ देने की बजाय तुम्हारा हाथ छोड़ दिया? मेरी आँखों में आँसू तैरने लगे। मैंने सर झुका लिया और वो आँसू एक-एक करके मेरे गालों पर बहने लगे थे। उसने आगे बढ़कर धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, यकीन दिलाने वाली, सहारा देने वाली। रो मत, तुम्हारा पति जिंदा है, तुम अकेली नहीं हो। मैं हूँ यहाँ, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए। मैं डरकर बोली, ऐसे मत कहिए। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर एक सांस लेकर धीरे, बहुत नरम लहजे में बोला, मुझे परमिशन है, मैं इस रिश्ते को शुरू करना चाहता हूँ, जैसे एक पति अपने पति के साथ करता है। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। दिल पर कंट्रोल नहीं था, डर भी था, मगर एक अजीब सा भरोसा भी। मैं बहुत धीरे से सर हाँ के इशारे में हिलाया और नजरें झुका ली। मैंने उसे परमिशन दे दी थी। वो एक कदम करीब आया। कमरे में रात की खामोशियां और हम दोनों के बीच की सीरियसनेस गूंजने लगी थी। मुझे समझने का मौका दिए बिना वो धीरे से मेरी सांसों को अपनी पकड़ में ले चुका था और धीरे धीरे अपना हाथ मेरे बालों में फेरने लगा था, जबकि मैं खामोशी से उसका हर प्यार अपना रही थी। रात बूंद बूंद करके पिघलती जा रही थी और हम दोनों के नए रिश्ते की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरा जा रहा था। अगली सुबह की रोशनी किचन में पड़ रही थी। मैं अपने ख्यालों में गुम काम करने में मगन थी, जब अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा तो ऋषभ खड़ा था। उसकी मौजूदगी से एक हल्की सी घबराहट मेरे चेहरे पर उठी। वो कदम कदम चलता मेरे पास आया, मेरे भीगे हुए बालों को हल्का सा छूता हुआ बोला, क्या करने का इरादा है? नाश्ता यहीं करोगी या बाहर निकलना चाहती हो? मैंने सर झुकाकर शर्मीली नजरों से जवाब दिया, नाश्ता बन चुका है, मैं बाहर नहीं जाना चाहती। ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा,
मैंने कहा था, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्यों डर रही हो? उसकी बातों में मोहब्बत और हल्की सी धमकी भी थी। उसकी बातें एक अजीब सा सुकून और प्रोटेक्शन का एहसास पैदा कर गई थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी थी। मगर मैं खामोश रही। रेशम ने धीरे से मेरे कंधे के पास झुककर कहा, 2 दिन बाद हमारी फ्लाइट है, सारे अरेंजमेंट पूरे हो चुके हैं। अगर चाहो तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलाने के लिए ले चलूं। मेरी आंखों में डर झलकने लगा। मैंने जोर से मना कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने गांव में कदम रखा तो आपकी फैमिली को पता चल जाएगा और मैं किसी तरह का हंगामा नहीं चाहती। आप मेरी बात माँ बाप से मोबाइल पर ही करवा दीजिए। मेरी कज़न के पास मोबाइल है, मैं आपको नंबर दे दूंगी। रेशम ने मेरी बात समझते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो ठीक है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर बाकी अरेंजमेंट पर बात करेंगे। मैंने धीरे से जवाब दिया, बस नाश्ता तैयार है, मैं निकाल रही हूँ। रेशम ने मेरे काम के बीच मेरे बालों पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं शर्म से लाल होकर दोबारा अपने काम में लग गई, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून का एहसास महसूस कर रही थी। किचन में रोशनी मेरे बालों पर पड़ने लगी। रोशनी और रेशम की खामोशी निगरानी ने माहौल को एक नरम और प्यार भरे लम्हे में डाल दिया था। रेशम ने धीरे से कहा, नाश्ता कर लो, फिर हम बाकी अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। और याद रखो, जहाँ तक हो सके आज खुश रहो, परेशानी का कोई मौका नहीं है। यह हमारी शादी की पहली सुबह है। मैंने सर हिलाया, मेरी आंखों में मोहब्बत छलक रही थी। किचन में खामोशी थी। हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी सुकून महसूस कर रहे थे और दुनिया के बोझ से कुछ लम्हे के लिए आज़ाद थे। रेशम ने धीमी आवाज में कहा, बस ये लम्हे याद रखो, आज से तुम्हें किसी भी तकलीफ से नहीं गुजरने दूंगा। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में प्रार्थना की कि यह हमेशा ऐसे ही रहें। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई और मैं दोबारा नाश्ते की तरफ ध्यान देने लगी। मगर इस बार दिल में सुकून और भरोसा था। वक्त की रफ्तार न कभी थमी है और ना ही कभी थम पाएगी। ठीक 2 दिन बाद हम दोनों लंदन चले गए थे। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। हमें यहाँ आए हुए 2 महीने हो चुके थे। लंदन की हल्की ठंडी हवा में हम दोनों एक साथ सर झुकाए स्ट्रीट के किनारे चल रहे थे। लोग इधर उधर जा रहे थे। अचानक रेशम रुक गया और जमीन पर बैठ गया। मेरी सांस रुक गई। मैं घबराकर उसके पास गई और बोली, रेशम जी, आप क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए, जमीन पर बैठना कहाँ की बात है? रेशम ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और एक अजीब सा शरारती लहजा अपनाया और कहा, अपनी प्यारी खूबसूरत और नादान पत्नी को यहाँ प्रपोज कर रहा हूँ। उसने जमीन पर बैठते हुए आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा। लंदन के कल्चर के हिसाब से, मतलब यहाँ के हिसाब से, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? मैं हंस पड़ी। मेरी हंसी में खुशी और सुकून के साथ साथ छुपी हुई हैरत भी झलक रही थी। मैंने जवाब दिया, आपके लिए तो मैं खुशी खुशी जान भी दे दूंगी। जिस इंसान ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, जिसने मुझे मरने से बचाया, उस इंसान के लिए मेरी जान भी कोई कीमत नहीं रखती। रेशम जमीन से उठा, मेरे पास आया और मुझे गले से लगा लिया और प्यार से मेरे माथे को चूमने लगा। मैंने घबराकर उसे खुद से दूर करना चाहा। सब देख रहे हैं रेशम, वो हंसते हुए बोला, 2 महीने से तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ पर किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। सब अपनी दुनिया में गुम है मेरी जान। मैंने आंखों में चमक लेते हुए कहा, मैं आपको बता नहीं सकती, आपने मेरी जिंदगी में कितने रंग भर दिए। मुझे लगा था कि मैं अब बदले में आई हूँ तो सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन आपने मेरी पूरी जिंदगी ही पलट दी। थैंक यू सो मच। रेशम ने मुझे दोबारा गले से लगाया, मेरे कंधों पर सर रखकर बोला, जब मैंने अकेलापन देखा था, मतलब रिश्तेदारों के होते हुए सबका साथ छूटते हुए देखा था, मैं बहुत मायूस हो गया था। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि अपनी जिंदगी में किसी ऐसी लड़की को शामिल करूंगा जो हर चीज से टूट चुकी हो। मैंने सर झुकाया, उसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। हवा में मेरे बाल हल्के से लहरा रहे थे और रोशनी की प्यारी किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रेशम ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा और फिर कहा, और आज देखो, हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को पूरा कर दिया। तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जो हर अंधेरे को खत्म कर दे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं हल्का सा हंसते हुए बोली, आपने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया।
मेरी उम्मीदें वापस दे दी। हर लम्हा, हर दिन मैं आपका थैंक यू करती रहूँगी। रेशम ने मेरा हाथ अपने दिल के पास रखते हुए कहा, और मैं वादा करता हूँ, अब कभी तुम्हें अकेला या डरा हुआ नहीं देखूँगा। तुम्हारे साथ हर लम्हा, हर दिन, हर खुशी, हर गम में साथ रहूँगा। हम एक दूसरे के लिए बने हैं और आज से हमारा रिश्ता सिर्फ मोहब्बत और प्यार पर बना रहेगा। मैंने अपने सर को उसके सीने पर रख दिया। दोनों खामोशी से कुछ लम्हे एक दूसरे की मौजूदगी में खुशी महसूस करते रहे। लंदन की हल्की हवा, लोगों को हलचल और सड़कों को रोशनी के बीच हम दोनों एक दूसरे के लिए एक पूरी दुनिया बन चुके थे, जहाँ सिर्फ मोहब्बत, भरोसा और सुकून मौजूद था। रेशम ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तुम्हें कभी भी किसी चीज़ का डर नहीं होगा मेरी जान, हम हमेशा साथ हैं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ। हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और इमोशनल लम्हा था, जिसमें हर ज़ख्म, हर दुख और हर डर खत्म हो चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।